नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं, इनसे रूबरू होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं और इन्हीं सुर्खियों वाली खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे इस खास शो के जरिए जिसका नाम है खबर गरम है। तो संसद की सुरक्षा को लेकर लगातार सदन के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सांसदों के निलंबन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर जारी हंगामे को लेकर दो और सांसदों पर गाज गिरी है। बुधवार 20 दिसंबर को सदन की अवमानना के मामले में स्पीकर ने दो विपक्षी सदस्यों सी थॉमस और एएम आरिफ को संसद सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। अब तक लोकसभा और राज्यसभा के 143 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। मंगलवार को ही लोकसभा से 49 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। इससे एक दिन पहले सोमवार को लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 सांसदों को निलंबित किया गया था। वहीं 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद को निलंबित किया गया। तो वहीं विपक्ष संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहा है। सरकार का कहना है कि चूक का मामला लोकसभा सचिवालय के दायरे में आता है और उसने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लगातार सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है और उसका कहना है कि सरकार महत्वपूर्ण बिलों को बिना किसी चर्चा के पास करवाना चाहती है, इसलिए सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। बुधवार को ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा 150 सांसद बाहर बैठे हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही। अडानी पर चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होगी, राफेल पर चर्चा नहीं होगी, इस पर टीवी पर चर्चा होगी बस। तो 13 दिसंबर से यह मसला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। 13 दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी के दिन संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया था, जब दो युवक लोकसभा की दर्शक दीर्घा में फ्लोर पर कूद गए थे और इस दौरान उन्होंने केन में धुआं फैला दिया। इस दौरान संसद परिसर में दो अन्य ने केन के जरिए लाल और पीले रंग का धुआं फैलाया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी भी की। इस मामले के मास्टरमाइंड माने जा रहे ललित झा समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और फिलहाल ये सभी पुलिस रिमांड पर हैं, लेकिन जो सदन के अंदर हंगामा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और लगभग 150 सांसदों का निलंबन अब तक हो चुका है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों की तरफ से की गई मिमिक्री को लेकर नाराजगी जाहिर की है, तो वहीं कांग्रेस के जो सांसद हैं उनकी तरफ से इस पर सफाई दी गई और साथ ही जिस सांसद ने मिमिक्री की उसने भी यह साफ कहा है कि उनका इंटेंशन गलत नहीं था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की संसद में मिमिक्री करने के मामले को लेकर टीएमसी, कांग्रेस समेत विपक्षी दल घिर गए हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर हल्ला बोल दिया है, देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। इस पूरे विवाद को किसान परिवार से लेकर जाट समाज तक से जोड़ दिया गया है। बीजेपी के साथ साथ खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष पर जाट समाज और उनकी पृष्ठभूमि का अपमान करने का भी आरोप मढ़ दिया है। दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कल लोकसभा के सदस्य राहुल गांधी की तरफ से आपका उपराष्ट्रपति पद का जो अपमान किया गया है वो सबने देखा। पहली बार किसी वर्ग और समाज को निशाना बनाते हुए ये लोग इतने निम्न स्तर तक जा पहुंच गए हैं। 20 वर्ष से ये प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी अपमान किया है। अब एक जाट और किसान पुत्र का उपराष्ट्रपति बनना भी इन्हें हजम नहीं हो रहा।
उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि जो घटना सदन के बाहर हुई उसके बारे में सदन में प्रस्ताव पारित करना सही नहीं है। क्या प्रधानमंत्री ने सदन का बहिष्कार किया है जो वे सदन में आकर बयान नहीं दे रहे हैं? सदन के अंदर जाति की बात करके लोगों को भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है, मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। इसके अलावा मिमिक्री विवाद पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सांसद वहां बैठे थे, मैंने उनका वीडियो शूट किया, मेरा वीडियो मेरे फोन पर है, मीडिया इसे दिखा रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारे 150 सांसद बाहर निकाल दिए गए हैं, लेकिन मीडिया में उस पर कोई चर्चा नहीं, अडानी पर कोई चर्चा नहीं, राफेल पर कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं। हमारे सांसद निराश होकर बाहर बैठे हैं, लेकिन आप उस पर चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी लिया है सर, किसी ने कुछ नहीं वहाँ पे किसानों का अपमान किया। नहीं सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अडानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। हालांकि मिमिक्री करने वाले सांसद ने कहा कि वो सभी का सम्मान करते हैं, उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं रहा। It was no intention at all to disrespect any person, any post. I never watched the Rajya Sabha proceeding, Rajya Sabha TV also. If it has been taken, the Honorable Vice President has taken on his shoulder. I didn't have any intention to hurt him at all. कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि मिमिक्री एक कला है, टीवी में प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष तक सबकी मिमिक्री होती है। किसी ने नहीं कहा यह जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री है, तो वे क्यों इसे अपना रहे हैं? अगर हमारे देश के उच्च स्थान पर बैठे व्यक्ति जात पात की बात करें तो क्या उन्हें यह शोभा देता है? तो ये तो साफ हो चुका है कि यह मामला अभी ठंडा होने वाला नहीं है। उपराष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के खिलाफ अनूठा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एनडीए के सांसद संसद की कार्यवाही में 1 घंटे तक खड़े होकर हिस्सा लेंगे। बीजेपी ने धनखड़ मामले में बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर ली है, यानी कि पूरी तैयारी यह कर ली गई है कि किस तरह से विपक्षी सांसदों को अब घेरा जाए। एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के दिल्ली दौरे पर हैं और उन्होंने, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे हैं और ये जो मसला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस पर भी बातचीत होगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो दिल्ली दौरे पर हैं वो उपराष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर। तो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर अब हरियाणा में भी सियासत गर्मा गई है। हरियाणा बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से विपक्षी सांसदों को घेरा गया है। तो फिर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ का संसद के बाहर मजाक उड़ाने पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने टीएमसी के सांसद
कल्याण बनर्जी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कल्याण बनर्जी को संसद से बर्खास्त कर किसी चिड़ियाघर में भर्ती करवा देना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने कहा कि 4 दशकों में भी कभी उपराष्ट्रपति के प्रति ऐसा प्रसंग नहीं देखा। ये घटना काफी निंदनीय है। एक हाउस के सभापति के प्रति ऐसी टिप्पणी से पूरा देश इसे आहत है। कांग्रेस पार्टी के सब बड़े नेता इसमें वीडियो बना रहे थे। इसमें हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा भी इसमें शामिल थे। इसमें शामिल सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय दुर्भाग्यपूर्ण घटना जीवन काल में देखने का ये दिन आया। गरिमामय पद का अपमान नहीं है, मैं कहूँगा कि ये एक व्यवस्था का अपमान है। ये लोकतांत्रिक पद्धति, क्योंकि वो एक हाउस के सभापति भी हैं और उनके प्रति इस प्रकार की बिक्री करना, पूरा देश इससे आहत हुआ है और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की, देश के गरिमापूर्ण पदों की प्रति जो है वो अभिव्यक्ति जो हुई है उससे पूरा देश आहत है। किसानों में और जो भी लोकतंत्र के प्रति मैं कहूँगा श्रद्धावान भारतीय है, हर आदमी को इससे चोट पहुँची है। मैं कांग्रेस के अपने प्रदेश के बड़े नेताओं से भी कहूँगा कि वो भी अपनी बात स्पष्ट करें कि इस पर क्या कहते हैं। क्या उनको ऐसी कोई लज्जा महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का जिस प्रकार से ममता बनर्जी के सांसद कल्याण बनर्जी ने अपमान किया है, मजाक उड़ाया है, वो बहुत निंदनीय है। उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए और उनको किसी चिड़ियाघर में भर्ती करा देना। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि टीएमसी के सांसद ने वही बताया जैसा उनका व्यवहार है। बीजेपी इस चीज को मीडिया में बड़ा बनाकर मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। जो जैसा है वैसा ही बताया। एक टीएमसी के सांसद ने जो जैसा उनका बिहेव है अंदर ऐसे उन्होंने बाहर बता दिया। इसमें क्या बात होगी? इस चीज को एक बना करके मीडिया के जरिए जो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, यही तो बीजेपी की पॉलिसी है। ये मूल मुद्दों पर जनता का ध्यान ही नहीं आने देना चाहते। क्या मिमिक्री होगी? जैसा था वैसा ही तो बता दिया। नकल आदमी ने उसको और दूसरी तरह से कैसे बता? नकल की है सर उनकी, नकल नहीं कर सकते क्या? और कोई वीडियो बना रहा, मैं बोल रहा हूँ, और कोई यहाँ पर वीडियो बना रहा है तो बना रहा है। संवैधानिक पद है सर। संवैधानिक पद तो सभी बैठे, संवैधानिक पद की भी गरिमा होती है, उनको भी अपने गरिमा में रह करके करना चाहिए ना। उनका भी कृत्य देखना पड़ेगा कि कैसा है। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति को लेकर की गई मिमिक्री का मुद्दा अब बड़ा मुद्दा हो गया है और राजनीतिक बयानबाजी काफी गर्म हो चुकी है। तो इस पूरे मसले को एक काल्पनिक राजनीतिक तराजू से तोला जाए तो शुरुआत में जहां विपक्षी सांसदों का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, तो वहीं अब की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अब थोड़ी हावी नजर आ रही है। शुरुआत में जहां सांसदों का लगातार निलंबन हो रहा था तो इसे लेकर विपक्षी सांसद लगातार बयानबाजी कर रहे थे, सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। अब दूसरी तरफ जैसे ही ये मिमिक्री का जो विवाद सामने आया है, इसे लेकर अब कहीं ना कहीं विपक्षी सांसद थोड़े से ढीले नजर आ रहे हैं, उन पर हावी नजर आ रही है तो बीजेपी। और कोरोना को लेकर एक बार फिर से दुनिया की चिंताएं बढ़ गई हैं। एक नया वेरिएंट है जिसने दस्तक दी है और इसकी वजह से परेशानी थोड़ी बढ़ती नजर आ रही है। कोरोना संक्रमण की 3 लहरों से दुनिया भर में तबाही देखने को मिली और उसके बाद लोगों ने कुछ राहत की सांस ली ही थी कि अब एक बार फिर से कोरोना के एक नए वेरिएंट ने सभी को डराना शुरू कर दिया है। इस नए सब वेरिएंट JN.1 के अब तक 40 देशों में केस सामने आ चुके हैं। भारत में फिलहाल कोविड संक्रमण के 2300 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। इनमें नए सब वेरिएंट JN.1 के 21 मामले सामने आए हैं। भारत में बीते दिन
कोरोना संक्रमण के 614 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 21 मई के बाद से अब तक सबसे ज्यादा है। बुधवार को अपडेट किए गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में एक्टिव केस अब बढ़कर 2311 हो गए हैं। 24 घंटे के दौरान केरल में 3 लोगों की मौत हुई। इसके बाद देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 5,33,321 हो गई। अब तक भारत में कोरोना के 4.50 करोड़ केस सामने आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने JN.1 स्ट्रेन के बारे में बताया है कि जांच में सामने आया है कि दूसरे वेरिएंट की तुलना में अधिक आसानी से फैलता है। जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक वायरोलॉजिस्ट एंड्रयू पेकोज ने कहा है कि JN.1 अधिक जोखिम पैदा नहीं करता है। JN.1 को पहले इसके मूल वंश BA.2.86 के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन WHO ने अब इसे अलग प्रकार के तौर पर वर्गीकृत किया है। कोरोना को लेकर एक बार फिर से देश में सरकार अलर्ट मोड में है। इसे लेकर अब सभी स्वास्थ्य मंत्री शीर्ष नेताओं के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग भी हुई। इस पर अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने इसे लेकर अपनी मीटिंग कर ली है और मॉक ड्रिल भी की है, ताकि ये पता लग सके कि हमारे पास पुख्ता इंतजाम है या नहीं है। विज ने स्पष्ट किया है कि अभी तक हरियाणा में इस वेरिएंट का कोई केस नहीं आया है। के लिए अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ, और उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन करनी है वो पूरी तरह से हम चौकस है। हमने अपनी मीटिंग भी कर ली है, हरियाणा की भी, और मॉक ड्रिल भी की है हमने। WHO ने कहा कि मौजूदा टीके JN.1 और कोविड-19 वायरस के दूसरी वेरिएंट से होने वाली गंभीर बीमारी और मौत की रोकथाम जारी रखेंगे। तो कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के बारे में सामने आया कि इसका पहला जो केस सामने आया वो अगस्त में लग्जमबर्ग में पाया गया। इसके बाद धीरे धीरे 36 से 40 देशों में यह फैल गया। WHO की अगर बात करें तो WHO की तरफ से इस वेरिएंट को एक नया नाम दिया गया है, इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है। कोविड के चलते अगर देश की बात की जाए, भारत की बात करें तो 2 हफ्ते के अंदर 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इन लोगों को पहले से ही कई गंभीर बीमारियां थी, लेकिन यह चिंता जरूर बढ़ा देता है। और चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई। इस बैठक में जो कांग्रेस का स्थापना दिवस है उसे लेकर एक रूपरेखा तैयार की गई है कि किस तरह से इसे मनाना है। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई। बैठक में पार्टी के 139वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम पर चर्चा हुई। बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने बताया कि 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सभी बूथों, ब्लॉक और जिलों में कांग्रेस पार्टी का झंडा 9 बजे फहराया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के इतिहास और देश निर्माण में कांग्रेस का जो योगदान है उस बारे में सबको अवगत करवाया जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो पास किया कि 138 साल हमारे 28 दिसंबर को हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उस दिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास, आज़ादी की लड़ाई लड़ने का इतिहास और उसके बाद में जिस तरह से देश का जो निर्माण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उस पर सबको चर्चा करने के लिए 28 तारीख को सभी बूथ, ब्लॉक और जिला में सभी जगह कांग्रेस पार्टी का झंडा 9 बजे तक फहरा करके सारे प्रोग्राम पर चर्चा की जाएगी। वहीं शीतकालीन सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा का 3 दिन का सत्र बिल्कुल निरस्त रहा है। बेरोजगारी के आंकड़े एक एजेंसी के दे दिए गए हैं। 2014 में बेरोजगारी 2.9% थी, आज 5.2% कर दी। सदन गीता पर हाथ रखकर मुख्यमंत्री कसम खा रहे हैं, लेकिन पहले के भ्रष्टाचार के मामलों पर आज तक क्या हुआ ये नहीं बताया। विधानसभा का 3 दिन का सेशन था, तो उस टाइम कल मैंने कहा था भाई इसके बारे में समीक्षा आज करेंगे। तो जो इन टोटलिटी हुआ है ये सेशन बिल्कुल निरस्त
और जो सरकार ने जितने जवाब दिए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनके पास कोई अचीवमेंट है ही नहीं दिखाने के लिए। हर उसमें ये जो है पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जैसा हम कह रहे हैं। जैसे बेरोजगारी का दिया, बेरोजगारी के आंकड़े दिए मुख्यमंत्री जी ने कि वे हमारे उसमें एक एजेंसी का दे दिया बेरोजगारी का, जबकि मैंने उससे पूछा जो नीति आयोग की है उसके हिसाब से बेरोजगारी हरियाणा में 9% है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री, जबकि 2014 में 2.9 थी। बेरोजगारी घटाने के लिए और बजाय और बढ़ा दी इसमें। HKRN में एक JBT को भर्ती नहीं किया, इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी है। इजराइल और दुबई में बाउंसर की नौकरी है। 2 लाख से ज्यादा रिक्त स्थान है सरकारी विभागों में, लेकिन युवाओं के साथ इजराइल में भेजने का भद्दा मजाक किया जा रहा है। इजराइल से हिंदुस्तानियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये सरकार युवाओं को वहाँ भेज रही है, ऐसा तमाशा बना रखा है। तो भूपेंद्र हुड्डा ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करते हैं, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। रोहतक PGI में 5144 स्वीकृत पोस्ट में से 2000 पोस्ट ऐसे हैं जो खाली हैं, और यही हाल बाकी सरकारी मेडिकल कॉलेजों का भी नजर आता है। तो एक तरफ चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो दूसरी तरफ रोहतक में कांग्रेस के SR के गुट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या गुटबाजी खत्म होगी। अब इसे गुटबाजी कहें या कुछ और, एक तरफ चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो दूसरी तरफ SR के गुट ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने के लक्ष्य के साथ कांग्रेस यात्रा निकालेंगे। इसके अलावा कुमारी शैलजा एक बार फिर इशारों में भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसती नजर आई। उन्होंने कहा कि जिनको साथ लेकर चलना चाहिए वो साथ क्यों नहीं लेकर चल रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ बीजेपी से हाथ मिला ले और दूसरी तरफ कांग्रेस की लड़ाई लड़ ले। उन्होंने हरियाणा में अब तक कांग्रेस पार्टी का संगठन तैयार न होना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मेरा एक मन का वो रहा और मुझे मलाल है कि जब मैं भी PCC प्रेसिडेंट रही तो हम संगठन नहीं बना पाए। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संगठन नहीं बना, इतने साल से नहीं बना। ये अब कुछ लोग हैं, मैडम किरण जी CLP लीडर थी, मुझे आज पार्टी ने कुछ दे रखा है, भाई साहब को कुछ दे रखा है, और चंद और नेता हैं जिनके पास कुछ ओहदे हैं। लेकिन कितने हमारे ऐसे वर्कर हैं जिनको पहचान मिली है, और क्या कारण है कि उनको पहचान नहीं मिली, और उसके बावजूद वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही। तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था कांग्रेस पार्टी में रही है, जिसके दम पर कांग्रेस मजबूत रही। लेकिन हम जिनको पहचान मिलनी चाहिए थी ओहदों के साथ, वो नहीं दे पाए। तो ये तो एक हमारी कमी रही। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 3 राज्यों में चुनाव हारने का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी लोगों की आवाज उठाना बंद कर दे। कांग्रेस अपना संदेश लेकर जनता के बीच में बार बार जाती रहेगी, और इसी मकसद से कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस यात्रा निकालने जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सभी इकट्ठा हो जाएं, ये नहीं हो सकता। विधानसभा इसके बाद है, पहले संसद की 10 सीटें जीतेंगे, और जब 10 संसद की सीटें जीतेंगे तो 3/4 बहुमत विधानसभा में आएगा ही। ये पर लोगों का आशीर्वाद चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पूर्व गृह मंत्री और ब्लॉक प्रधान के बीच जमकर कहासुनी की वीडियो भी सामने आई।
तो बहुत सारे कारण हैं जिसको लेकर लगातार गुटबाजी को लेकर सवाल उठ जाते हैं। इस एसआर के गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो शैलजा ने इशारों में भूपेंद्र हुड्डा पर कई सवाल खड़े कर दिए और साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन तैयार ना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के 4 डेप्यूटी सीएम वाले बयान पर भी तंज कसते हुए कहा कि यह सब तय करना हाईकमान का काम है। और भारतीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। आपको बता दें कि साल 2023 के लिए 28 खिलाड़ियों को चुना गया है। इसमें मोहम्मद शमी का नाम भी है और साथ ही आपको बता दें कि जनवरी में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। साल 2023 के लिए भारतीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। बैडमिंटन के 2 खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत के सबसे बड़े पुरस्कार खेल रत्न के लिए चुना गया है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को यह अवार्ड मिलने जा रहा है। वहीं मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। शमी उन 26 खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं जिन्हें इस साल के अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस लिस्ट में पैरा तीरंदाज शीतल देवी का नाम भी शामिल है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल बैडमिंटन के क्षेत्र में भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया था। झांगझू में खेले गए एशियन गेम्स में इस जोड़ी ने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। उधर मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप 2023 में धमाकेदार प्रदर्शन किया था। वो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज रहे थे। तीरंदाजी, बॉक्सिंग, रेसलिंग से लेकर पैरा आर्चरी और ब्लाइंड क्रिकेट तक कुल 19 अलग अलग खेलों के 28 खिलाड़ियों को इन 2 बड़े भारतीय बड़े खेल अवार्ड के लिए फाइनल किया गया है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए विशेष आयोजन हर बार होता है। इस बार 9 जनवरी 2024 को ये कार्यक्रम रखा गया है। उसी दौरान ये खेल अवार्ड इन खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। तो खेल मंत्रालय के मुताबिक इस बार मोहम्मद शमी समेत 26 एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, जबकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को सम्मानित किया जाएगा। ये सभी अवार्ड इन एथलीट्स को अपने खेल में शानदार प्रदर्शन करने के लिए दिए जाएंगे। खेल मंत्रालय ने बताया है कि समितियों की सिफारिश के आधार पर और उचित जांच के बाद सरकार ने इन सभी खिलाड़ियों, कोचों और संस्थाओं को अवार्ड के लिए चुना है। तो ये दिन भर की वो तमाम खबरें रही जो कि सुर्खियों में जगह बनाती नजर आई और इन पर ही हमने बात की। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।